everyone, welcome back to Crash Biology and this is your educator Diksha Dubey. In this lecture we are going to discuss about nucleus in detail. हमारा जो lecture series है cell biology का which we are studying regarding the BSc 6th semester botany paper 1 unit 1, उसमें आज हम न्यूक्लियस देखने वाले हैं। न्यूक्लियस की पूरी डिटेल वर्जन में आज हम न्यूक्लियस की स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन। The nucleus, also called the director of the cell, is the most important part of the cell which directs and controls all the cellular functions. तो इस डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि न्यूक्लियस डायरेक्टर ऑफ द सेल है, मतलब सेल की जितनी भी इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं वो कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। सेल की एक्टिविटीज़ न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा तो इसको हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है। तो वो सारी एक्टिविटीज सेल की जो हैं वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको डायरेक्टर या ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। तो जो भी प्रोटीन्स बनती हैं, सारे फंक्शन हमारी बॉडी में प्रोटीन परफॉर्म करती है और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है न्यूक्लियस में। जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो गाइड करता है प्रोटीन सिंथेसिस एमआरएनए के थ्रू। फिर वो प्रोटीन डिफरेंट रोल परफॉर्म करती हैं इनसाइड द सेल एज वेल एज आउटसाइड द सेल। तो फिर अल्टीमेटली पूरा जो भी सिस्टम है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो ये हमें समझ में आ गया न्यूक्लियस क्यों ब्रेन ऑफ द सेल या डायरेक्टर ऑफ द सेल कहलाता है। तो ये हम समझ चुके हैं। अब न्यूक्लियस की डेफिनेशन उसको हम थोड़ा हिंदी में देखते हैं समझने के लिए। तो न्यूक्लियस को डायरेक्टर ऑफ द सेल भी कहते हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है सेल का जो कि कंट्रोल करता है सेल्यूलर फंक्शंस को। तो न्यूक्लियस को आज हम समझेंगे। इसके डिफरेंट लेक्चर सीरीज आएगी, पूरी 2 या 3 पार्ट्स में इसको हम कवर करेंगे क्योंकि ब्रेन ऑफ द सेल है, इसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, उन सबको हम कवर करेंगे डिटेल में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला लेक्चर, ये वाला ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल। तो स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा और भी जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो भी मैंने पढ़ाए हैं, चैनल पे अवेलेबल है पूरी प्लेलिस्ट, तो आप जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज न्यूक्लियस डिस्कवरी। अब डिस्कवरी के बारे में देखते हैं। डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। रॉबर्ट ब्राउन, ये याद रखना किसने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस? रॉबर्ट ब्राउन। अक्रेंस मतलब ये किस किस में प्रेजेंट रहता है? तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सारे यूकैरियोट्स में। ए ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट्स एक्सेप्ट मैच्योर मैमेलियन आरबीसी। किस किस में एब्सेंट है? सारे यूकैरियोट्स में है, उसमें आरबीसीज में एब्सेंट है, मैमेलियन आरबीसीज में, सीप ट्यूब सेल्स में, फ्लोएम के जो सीप ट्यूब सेल्स होते हैं प्लांट सेल्स उनमें, ट्रैकिड्स में और जाइलम बेसेल्स में। ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। और प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस अवेलेबल ही नहीं होता है, इसी वजह से उनको डिफ्रेंशिएट किया गया है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट में एक ट्रू न्यूक्लियस होता है और प्रोकैरियोट्स में जो भी डीएनए या डीएनए मटेरियल होता है वो सारा विदाउट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसीलिए उसको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। फिर थोड़ा इवोल्यूशन हुआ तो यूकैरियोट्स आए जिसमें न्यूक्लियस आया, तो इस वजह से इनको हम यूकैरियोट्स कहते थे। तो अब आगे शेप देखेंगे। इट वेरीज वाइडली, वेरी करता है डिफरेंट स्पीसीज में, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में वेरी करता है, अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। मे बी स्फेरिकल, ओवल, डिस्कॉइडल, किडनी शेप्ड, हॉर्स शू शेप्ड, बाइलोब्ड, 3 लोब्ड, मल्टी लोब्ड, लॉन्ग एंड वीडेड, मोनिलिफॉर्म एंड ब्रांच्ड। तो ये जो भी शेप मेंशन्ड है इन शेप्स का हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिज्म एज वेल एज स्पीसीज। तो ये शेप हो गया जो कि वेरी करता है। अब केमिकल कंपोजिशन देखते हैं। सबसे पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये है न्यूक्लियस, सेल का डायग्राम हमने देखा था, उसमें एक बड़ा सा ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है जो कि मास्टर ऑर्गेनल है या ब्रेन ऑफ द सेल है, वो ये न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस यहाँ पे शो किया गया है। इसमें मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर और इनर मेम्ब्रेन, बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आउटर इनर मेम्ब्रेन होती है जो हमने डिटेल में पढ़ी है, इसी तरह से यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इन मेम्ब्रेन्स के बीच में पोर्स होते हैं, न्यूक्लियर पोर, ये आउटसाइड मटेरियल जाने के लिए ये पोर है। यहाँ पे ये टूटी हुई है ना बीच में मेम्ब्रेन, ये पोर है यहाँ पे न्यूक्लियर पोर, ये है, ये तो न्यूक्लियर पोर, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्रोमेटिन थ्रेड्स
जो कि हेरिडेटरी मटेरियल है, डीएनए यानी कि क्रोमोसोम, क्रोमेटिन थ्रेड्स, कैरियोसोम, न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, अभी इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये हीट्रोक्रोमेटिन, क्रोमेटिन का कुछ पार्ट होता है, हीट्रोक्रोमेटिन कहलाता है, वो डिपेंड करता है उसकी कंपोजिशन पे, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। और कुछ पार्ट जिसको हम यूक्रोमेटिन बोलते हैं वो भी हम देखेंगे कि क्यों हीट्रो एंड यूक्रोमेटिन डिवाइडेड होते हैं, वो देखेंगे हम आगे। तो ये स्ट्रक्चर समझ गए होंगे, डायग्रामेटिकली डायग्राम समझा दिया मैंने। अब केमिकल कंपोजिशन देखेंगे इसका। प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए, लिपिड्स, एंजाइम्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अब इनकी क्वांटिटी देखते हैं। प्रोटीन्स 80% प्रोटीन्स होती हैं, जिसमें 65% एसिडिक, न्यूट्रल एंड एंजाइमेटिक प्रोटीन्स होती हैं, और 15% बेसिक प्रोटीन्स होती हैं, जिनको हम हिस्टोन्स कहते हैं। हिस्टोन्स प्रेजेंट होती हैं डीएनए के साथ। डीएनए एंड हिस्टोन्स, ये आगे हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। डीएनए 12%, आरएनए 5%, लिपिड्स 3%, एंजाइम्स लाइक पॉलीमरेजेस, पॉलीमरेजेस जैसे एंजाइम्स होते हैं जो कि डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस करवाते हैं, आर एबंडेंटली प्रेजेंट एंड हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। मिनरल्स इन ट्रेसेस लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन, ये कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं ट्रेस अमाउंट में, मतलब बहुत कम अमाउंट में। अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे अब हम इसका। हमने डायग्रामेटिकली देख लिया स्ट्रक्चर, अब इनको एक एक करके देखेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर क्रोमेटिन, ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इन चारों को इन डिटेल देखना पड़ेगा। जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं ना न्यूक्लियस को, तो ये 4 कंपोनेंट्स हमें दिखाई देते हैं। क्या क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर क्रोमेटिन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में हमें दोनों मेम्ब्रेन पढ़नी है, इनर एज वेल एज आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर प्लाज्म में पढ़ना है, जो फ्लूइड भरा होता है उसमें न्यूक्लियर प्लाज्म, जैसे साइटोप्लाज्म होता है उसी तरह से न्यूक्लियर प्लाज्म होता है। न्यूक्लियोलस एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आरएनए प्रेजेंट होते हैं, वो डिटेल में देखना है। और न्यूक्लियर क्रोमेटिन, जिसमें हमें क्रोमोसोम, डीएनए, इनके बारे में देखना है। तो स्टार्ट करेंगे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डायग्राम में देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये दिख रही है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इनको डिटेल में देखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो स्टार्ट करते हैं, हमारा पॉइंट है ए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। Out of the 4 components of nucleus, we are going to discuss our first component, that is nuclear membrane. तो start करेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन also called nuclear envelope और न्यूक्लियोलेमा और कैरियोथिका was first discovered by Ercleb। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अदर नेम्स क्या क्या हैं? न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलेमा, कैरियोथिका, ये इसके अदर नेम्स हैं। और इसको डिस्कवर किया गया था एक साइंटिस्ट थे एरक्लेब, उनके द्वारा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन होता है, ये न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करती है आउटर एनवायरनमेंट से। ये देखिए, ये यहाँ पे होता है साइटोप्लाज्म, इसके बाहर, और इनसाइड होता है कैरियोप्लाज्म यानी कि न्यूक्लियर प्लाज्म। तो इन सारे स्ट्रक्चर्स को ये अंदर दबा के रखती है, बंद करके रखती है, ताकि ये बाहर ना जा सके और बाहर के मटेरियल्स अंदर ना आ सकें। किसी भी मेम्ब्रेन का काम यही होता है, बाहर का मटेरियल अंदर ना आ सके और अंदर का मटेरियल बाहर ना जा सके। तो इसी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम है, न्यूक्लियर के जो भी कंपोनेंट हैं वो बाहर नहीं जा सकते, और साइटोप्लाज्म के जो भी कंपोनेंट हैं वो अंदर नहीं आ सकते। तो स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर। इट इज़ अ बाईलेयर्ड एनवेलप, ये बाईलेयर्ड एनवेलप है, मतलब 2 लेयर में है ये, अभी पढ़ा था हमने, आउटर एज वेल एज इनर। ईच मेम्ब्रेन इज लाइपोप्रोटीनस एंड ट्राइलेमिनर, जो भी दोनों मेम्ब्रेन है वो लाइपोप्रोटीनस हैं दोनों, और ट्राइलेमिनर है, मतलब लाइपोप्रोटीनस मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन्स के बने हुए हैं। आउटर मेम्ब्रेन कॉल्ड एक्टोकैरियोथिका इज स्टडीड विद राइबोसोम्स एंड इज कंटिन्यूस विद RER एट सम पॉइंट्स। आउटर मेम्ब्रेन है जिसको एक्टोकैरियोथिका बोलते हैं, बाहर, एक्टो मतलब आउटसाइड, और कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस, थीका मतलब कवर। एक्टोकैरियोथिका इज स्टडीड विद राइबोसोम्स, इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एक्टोकैरियोथिका के ऊपर, आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर, और वो RER के साथ कंटिन्यूस होती है कुछ पॉइंट्स पे, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसी से स्टार्ट होती है, आउटर मेम्ब्रेन से कुछ पॉइंट्स पे। हमने जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ी थी तभी ये वाला पॉइंट पढ़ा था, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाके देख सकते हैं चैनल पे वीडियो में। इनर मेम्ब्रेन कॉल्ड एंडोकैरियोथिका इज विदाउट राइबोसोम्स एंड इज इंटरनली लाइंड। जो इनर मेम्ब्रेन है जिसको एंडोकैरियोथिका बोलते हैं वो विदाउट राइबोसोम्स होती है, उसमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं, और वो इंटरनली लाइंड होती है किसके द्वारा? बाय प्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड फाइब्रस और न्यूक्लियर लेमाइना और न्यूक्लियर कॉर्टेक्स और हनी कॉम्ब लेयर। उसके अंदर ये सारी प्रोटीन फाइबर्स होते हैं जिनको हम फाइब्रस या न्यूक्लियर लेमाइना बोलते हैं,
या न्यूक्लियर कॉर्टेक्स बोलते हैं या हनीकॉम्ब लेयर बोलते हैं, ये इसके कुछ नाम होते हैं। नेक्स्ट, टू मेम्ब्रेन्स आर सेपरेटेड बाय ए फ्लूइड फिल्ड पेरीन्यूक्लियर स्पेस 10 to 15 नैनोमीटर। जो दो मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उनको सेपरेट किया जाता है पेरीन्यूक्लियर स्पेस के द्वारा, जो कि 10 to 50 नैनोमीटर होता है डायमीटर में। इतना स्पेस वो होता है पेरीन्यूक्लियर स्पेस, इसमें फ्लूइड फिल्ड होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज पोरस एंड हैज 1000 to 10,000 ऑक्टागोनल न्यूक्लियर पोर्स। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो पोरस है, मतलब उसमें पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, और 1000 से 10,000 ऑक्टागोनल न्यूक्लियर पोर्स उसमें पाए जाते हैं। कैसे ऑक्टागोनल? इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ ER एलिमेंट्स ड्यूरिंग द टीलोफेज ऑफ द सेल डिवीजन। ये कब फॉर्म होती है? जब ER एलिमेंट्स का फ्यूजन हो रहा होता है टीलोफेज के दौरान। सेल डिवीजन का जो फेज है टीलोफेज, वो आगे पढ़ेंगे, उसके दौरान इसका फॉर्मेशन होता है, ओरिजिन स्टार्ट हो जाता है किसका? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स का। अब इनके फंक्शंस देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के। रेगुलेट्स द न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक इंट्रैक्शंस। जो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक इंट्रैक्शंस हैं, मतलब न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म से जो भी इंट्रैक्शन है वो रेगुलेट किया जाता है किसके द्वारा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। इट अलाउज द पैसेज ऑफ इनऑर्गेनिक आयंस एंड स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये अलाउ करती है पैसेज ऑफ इनऑर्गेनिक आयंस एंड स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जो और इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं और स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका पैसेज अलाउ किया जाता है किसके द्वारा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के द्वारा, आउटसाइड द न्यूक्लियस एज वेल एज इनसाइड द न्यूक्लियस। इट हेल्प्स इन पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। ये किस में हेल्प करता है? पिनोसाइटोसिस में और फैगोसाइटोसिस में। ये प्रोसेसेस हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हम पढ़ते हैं, पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। इट अलाउज पैसेज ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स RNA एंड प्रोटीन्स थ्रू न्यूक्लियर पोर्स। ये अलाउ करता है राइबोसोमल सब यूनिट्स को, RNAs को और प्रोटीन्स को न्यूक्लियर पोर्स से पास होने के लिए। जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, जो छेद होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, उनसे पास होने के लिए अलाउ करता है इन मटेरियल्स को। क्या क्या ये? राइबोसोमल सब यूनिट्स, RNAs, प्रोटीन्स। फाइब्रस लेमाइना हेल्प्स इन डिजोल्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जो फाइब्रस लेमाइना है वो हेल्प करती है किसमें? डिजोल्यूशन और फॉर्मेशन में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के। किस दौरान? सेल डिवीजन के दौरान। तो ये इसके फंक्शंस देख लिए हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के। अब हम देख लेते हैं डायग्राम। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो ये बाहर की तरफ है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये अंदर की तरफ है ये वाली, ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स है, हमने अभी पढ़े थे, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। ये पोर कॉम्प्लेक्स है, एन्यूलस बोलते हैं, इसमें एक स्ट्रक्चर है। ये फाइब्रस लेमाइना होती है जो कि इनर मेम्ब्रेन पे होती है, और आउटर मेम्ब्रेन पे क्या होता है? राइबोसोम्स होते हैं। ये बीच का स्पेस है, इसको पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। और ये है पोर कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये पोर है, यहाँ से कोई भी मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। समझ गए? ये समझ आ गया होगा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आज हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर देखेंगे, कंप्लीट करेंगे उनको। उसके अगले लेक्चर में हम न्यूक्लियर क्रोमेटिन देखेंगे, क्रोमेटिन मटेरियल, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ बताना कमेंट में। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।